Good morning everyone. 10th class, welcome here. आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड पार्ट के थर्ड चैप्टर को, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी और विविधता यानी डाइवर्सिटी। तो इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं कि विविधताओं को लोकतंत्र में किस प्रकार से सामंजस्य बैठाया जाता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में सत्ता की साझेदारी में पढ़ा कि भाषा के आधार पर और क्षेत्रीय आधार पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं और सत्ता की साझेदारी देकर के इन विविधताओं से निपटा जा सकता है, टकराव से निपटा जा सकता है। तो सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही विविधताएं नहीं होती बच्चों, विविधताएं और भी बहुत तरह की होती हैं और भी बहुत तरह की डाइवर्सिटी होती है, जैसे धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर। और आप महसूस भी करते होंगे अपने आसपास इतने भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हम बहुत सारे मामलों में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कभी कभी यही जाति, नस्ल, रंग भेद विभाजन का कारण भी बन जाते हैं। तो इस अध्याय में हमने यही पढ़ना है कि किस प्रकार विविधताएं विभाजन का कारण बनती हैं और लोकतंत्र में किस प्रकार विभिन्नताओं के मध्य तालमेल बैठाने की कोशिश की जाती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगी। उदाहरण हमने अमेरिका का लिया है, जिसमें रंग के आधार पर भेदभाव के ऊपर कुछ चर्चा हम आगे करेंगे। तो मेक्सिको ओलंपिक, मेक्सिको में 1968 में ओलंपिक हुए थे और उसमें टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस और पीटर नॉर्मन, तीन ये 200 मीटर के धावक थे और इन तीनों ने मेडल जीता था। इसके पास गोल्ड मेडल था, इसके पास ब्रॉन्ज था और इसके पास सिल्वर मेडल था। और इसमें विविधता और समानता क्या है कि जो गोल्ड और ब्रॉन्ज लेने वाले हैं ये लोग थे अफ्रो अमेरिकन यानी एस्ट्रेट लोग थे, और ये था ऑस्ट्रेलिया का धावक। अंडरस्टैंडिंग? ये ऑस्ट्रेलिया का धावक है और ये है अफ्रो अमेरिकन जो एस्ट्रेट है, और ये है स्वेट यानी पीटर नॉर्मन श्वेत है जो ऑस्ट्रेलिया का है, जिसको सिल्वर मेडल मिला है। ऐसे ही टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जिन्हें गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये है अफ्रो अमेरिकन। अब अमेरिका में इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था नस्ल के आधार पर। इन्हें बहुत ही लो तबके का माना जाता था। अब नहीं है ऐसा, अब तो वहां पर सब स्वतंत्र है। तो इन धावकों ने क्या किया, वहां पर जब मेडल सेरेमनी हो रही थी, जब इन्हें मेडल पहनाए जा रहे थे, तो इन लोगों ने अपने गले में मफलर डाला, ब्लैक मफलर। वो इनकी ऐश्वर्य शक्ति का प्रतीक था। दूसरा, इन्होंने अपने जूते भी नहीं पहने, सिर्फ सॉक्स पहनी, और ये दर्शाता था कि वहां के जो ऐश्वर्य लोग हैं बहुत ही गरीब हैं। और अपनी दस्ताने, ब्लैक दस्ताने पहन करके, मुट्ठी बंद करके, सिर झुका करके ये खड़े हो गए और इन्होंने विरोध प्रदर्शित किया। जो नस्लवाद का, जो नस्ल भेद है, उसके खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया उस ओलंपिक के मंच पर। और जो दूसरा इनका साथी था, वो हालांकि ब्लैक नहीं था, ऐश्वेत नहीं था, लेकिन उसने भी इनका साथ दिया, उसने भी वहां पर इनके विरोध प्रदर्शन में साथ दिया। तो ये थी मेक्सिको ओलंपिक की कहानी। इससे हमें पता चल रहा है कि जो अफ्रो अमेरिकन लोग हैं उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा है। उन्होंने ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ओलंपिक गेम्स में इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ओलंपिक में इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, क्योंकि जो खेल है वो खेल भावना से खेले जाते हैं, उसमें किसी भी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता। इस वजह से इन धावकों के मेडल वापस ले लिए गए थे, लेकिन ये इस बात में कामयाब हो गए कि संसार का ध्यान उस नस्ल भेद के लिए आकर्षित करने में ये कामयाब हो गई, और बाद में इनके अपने अपने देशों में इन्हें बहुत ज्यादा इज्जत भी मिली। तो यहाँ पर कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या उनका ये जो काम था ओलंपिक के मंच पर इस तरह विरोध प्रदर्शन करना क्या सही था? सही नहीं था, नियमों के खिलाफ था, इसलिए इनके मेडल वापस ले लिए गए। लेकिन एक बात में कामयाब हुए, ये अंतरराष्ट्रीय ध्यान अपनी तरफ खींचने में, आकर्षित करने में ये लोग कामयाब हुए, और बाद में इनके आंदोलन को, जो इनका आंदोलन पहले से ही चल रहा था, नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में चल रहा था, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो गए थे। अब बात आती है अफ्रो अमेरिकन क्या होता है। अफ्रो अमेरिकन, देखिए अफ्रो अमेरिकी कौन थे? 17वीं और 19वीं शताब्दी के आरंभ तक अमेरिका में अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाए गए अश्वेत लोगों को अफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। यानी वो थे तो अफ्रीका के, लेकिन अब रह रहे हैं अमेरिका। अंडरस्टूड? कौन होते हैं अफ्रो अमेरिकन? 17वीं और 19वीं शताब्दी के आरंभ तक अमेरिका में काम करने के लिए अफ्रीका से जो लोग लाए गए। अफ्रीका के लोग अश्वेत होते हैं, निग्रो लोग, जो आपने कभी टीवी वगैरह पे देखे भी होंगे, तो उनके साथ उन लोगों को कहा गया अफ्रो अमेरिकन। गॉट इट? अब बात आती है कि फिर इन्होंने अपने अधिकारों के लिए और क्या क्या किया। सबसे पहले बात आती है नागरिक अधिकार आंदोलन। ये चला 1954 से लेकर के 1968 तक। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में ये आंदोलन चला, और इस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार का इन्होंने विरोध किया, कि नस्ल के आधार पर जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, जो इस तरह के कानून हैं जो नस्ल के आधार पर भेदभाव करते हैं, उन्हें वापस लिया जाए। और ये आंदोलन कभी भी हिंसक नहीं हुआ, मार पिटाई पे कभी भी उतारू नहीं हुआ, शांतिपूर्ण आंदोलन था ये 1954 से 1968 तक। फिर 1960 के दशक में आखिर में आते आते ये एक और आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसे कहते हैं अश्वेत शक्ति आंदोलन। देखिए 68 का ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन है, ये बिल्कुल लास्ट में आके ये अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में शुरू हो गया। 75 में इनको अधिकार मिल गए थे। तो इस तरह से अश्वेत शक्ति आंदोलन में और नागरिक अधिकार आंदोलन में एक अंतर था। नागरिक अधिकार आंदोलन तो बिल्कुल शांतिपूर्ण था, लेकिन अश्वेत शक्ति आंदोलन थोड़ा सा उग्र हो गया था, और लोगों का कहना था कि अगर हमें अधिकार नहीं मिलते हैं तो हम हिंसा का प्रयोग करने से भी नहीं चूकेंगे। तो इस तरह से 1975 तक ये आंदोलन चला, और बाद में इनको अफ्रीकी लोगों को दे दिया गया अधिकार। ओके, तो अब बात आती है इसमें एक और फिर आंदोलन जैसे होते रहे हैं समय समय पर संसार में, नस्ल भेद के विरोध आंदोलन होते रहे हैं। और 2001 में नस्ल भेद के विरोध में आंदोलन हुआ था डरबन में। वहां पर दलित लोगों ने पहली बार भाग लिया था, और उन्होंने भी कहा था कि हमारे साथ भी भेदभाव होता है। ओके, अंडरस्टूड? अब आगे बात आती है कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, वैसे तो जो सामाजिक विभाजन है वो जन्म के आधार पर ही होता है। तो अधिकतर साधारणतः हम अपना समुदाय चुनने में हमारा कोई वश नहीं होता। जिस समुदाय में हमारा जन्म होता है हम उसी समुदाय के होते हैं। जैसे मान लो कि हमारा जन्म, आप हर अलग अलग बच्चे का जन्म अलग अलग समुदाय में हो रखा है। कोई किसी जाति से संबंधित है, कोई किसी धर्म से संबंधित है, तो इसको बदलने में हमारा कोई विशेष रोल नहीं होता। इसको बदलना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन
हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही जो सामाजिक सभी प्रकार के सामाजिक बंटवारे जन्म पर ही आधारित हो, हमेशा ऐसा नहीं होता। क्योंकि जैसे अपने व्यवसाय का चयन करना है, आपने जो भी किताबें आपने 11th में जाके जो भी आपने सब्जेक्ट चुनने हैं, जो भी विषय आपने पढ़ने हैं, कोई भी जो भी खेल आपको पसंद हो आपने खेलना है, तो इस तरह से भी एक अलग समाज बन जाता है। खेल का समाज है, किसी व्यवसाय का समाज है, अलग से बन जाता है, तो उसमें जन्म का कोई रोल नहीं होता। कुछ जो सामाजिक विभाजन है वो हमारे अपनी मर्जी से भी होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि क्या सभी सामाजिक जो बंटवारे हैं वो जन्म पर आधारित होते हैं? साधारणतः होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते। सभी सामाजिक विभाजन बंटवारे जन्म पर आधारित नहीं होते। जैसे अपना व्यवसाय चयन करना, आजकल तो अपना धर्म भी हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, और अपना कोई भी विषय चयन करना, कोई भी खेल गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि, कोई भी चयन करने में हमारी अपनी मर्जी होती है। तो सभी सामाजिक बंटवारे जन्म पर आधारित नहीं होते। गॉट इट? ओके, आगे चलते हैं कि प्रत्येक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप ले, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम, जैसे मान लो मैं किसी और जाति से या धर्म से संबंधित हूँ, आप किसी और जाति या धर्म से संबंधित हो, और हम अलग अलग रहें, जरूरी नहीं है। बहुत प्यार से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी जाति और बहुत सारे धर्मों के, लेकिन वो आपस में प्यार से रह रहे हैं, तो क्या है, सामाजिक विभाजन हमेशा बंटवारे का रूप ले लेता है? नहीं लेता। सामाजिक विभाजन हर समय बंटवारे का रूप नहीं लेता। तो इसमें कुछ उदाहरण है, देखिए। लोग अपनी सीमाओं से परे भी असमानता और समानताओं का अनुभव करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि सामाजिक जो विभाजन है, सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं, वे बंटवारे का कारण हो सकती है, बड़ा कारण हो सकती है, लेकिन हमेशा ही सामाजिक विभिन्नताएं बंटवारे का कारण नहीं होती। क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी बहुत सारी समानताओं और असमानताओं में विश्वास रखते हैं। जैसे ये उदाहरण देख लीजिए यहाँ, जैसे टॉमस स्मिथ है, जॉन कार्लोस है और पीटर नॉर्मन है। ये बिल्कुल अलग अलग समुदाय के हैं। ये दो तो एस्टेट है और पीटर नॉर्मन तो बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी इसने इनका साथ दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि हमेशा ही जो सामाजिक अंतर है वो विभाजन का रूप नहीं लेते। जैसे कि पीटर नॉर्मन ने जॉन कार्लोस और टॉमस स्मिथ का साथ दिया, अलग अलग जाति, अलग अलग नस्ल होते हुए। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, एक धर्म में विश्वास रखने वाले लोग भी कई बार जाति के आधार पर बटे होते हैं। जैसे आप अलग अलग धर्मों में देख लीजिए, हिंदू धर्म देख लीजिए, मुस्लिम, इस्लाम देख लीजिए, उसमें भी सारे लोग एक बराबर नहीं होते, फिर भी वो जाति के आधार पर बटे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है कि एक प्रकार के सामाजिक विभाजन बंटवारे का कारण बनेगा, ये जरूरी नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि विभिन्न धर्मों के लोग भी कई बार बिल्कुल एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। जैसे आप अपनी क्लास में देख लीजिए, हम सारे इकट्ठे बैठ के डेली पढ़ते हैं, साथ खाते पीते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि ये फलाने धर्म का, ये उस धर्म का, इसको अलग रखिए? नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब हमेशा ही जो सामाजिक बंटवारा, सामाजिक अंतर है, वो बंटवारे का कारण नहीं होता। सामाजिक अंतर आपस में एक दूसरे से कई बार गहरे रूप से जुड़े होते हैं और वो बिल्कुल एकता के सूत्र में बंधे भी हो सकते हैं। बेटे समझना है, ये चैप्टर रटना नहीं है। आपने अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना है। इसमें हम दोनों बातें पढ़ेंगे। एक तो ये पढ़ेंगे कि सामाजिक अंतर विभाजन का कारण बनते हैं। दूसरी बात हम ये भी पढ़ेंगे कि हमेशा इस सामाजिक अंतर विभाजन का कारण नहीं बनते। ओके, अब आगे बात आती है हमारी, समरूप समाज क्या होते हैं? ऐसा समाज, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एक जैसा समाज है ना। ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती,
विभिन्नताएं तो हैं, जैसे हम लोगों में विभिन्नताएं तो हैं, लेकिन उतनी गहरी नहीं है कि हम अपने आप को अलग समझे, दूसरा समझे। ये कैसा समाज होगा? समरूप समाज। गॉट इट? तो दोबारा देखिए, समरूप समाज क्या होता है? ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती, यानी विभिन्नताएं होती है लेकिन उस हद तक नहीं होती कि विभाजन हो जाए। तो सबसे अच्छे उदाहरण है इसके जर्मनी और स्वीडन। समरूप समाज के सबसे अच्छे उदाहरण है जर्मनी और स्वीडन। यहाँ पर समाज समरूप है, यहाँ पर कोई टकराव समाजों में नहीं है। Got it? अब आगे आता है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। सामाजिक अंतर, जैसे सामाजिक अंतर से अभिप्राय है जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर। ये जो अंतर है ये कब बंटवारे का रूप ले लेते हैं, कब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं? मोटी सी बात है, जब एक वर्ग अपने आप को दूसरे से बड़ा मानने लग जाए तो दूसरे क्या करेंगे? अपने आप को ज्यादा ही समझता, हट पड़े। ऐसा ही होता है ना। तो इसमें देखो, सामाजिक बंटवारा तब होता है जब कुछ सामाजिक विभिन्नताएं दूसरी अनेक विभिन्नताओं से उच्च और बड़े हो जाते हैं। जब सामाजिक विभिन्नताएं दूसरी विभिन्नताओं से अपने आप को बड़ा मानने लग जाती हैं, उच्च या बड़े हो जाते हैं, जब लोगों को यह महसूस होने लगता है कि हम तो अलग समुदाय के हैं, हमारी नहीं बढ़ेगी इनके साथ, तो तब क्या होता है? तब सामाजिक बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा मोटी भाषा में, मोटे अर्थों में समझिए कि सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जब एक सामाजिक विभिन्नता दूसरे से अपने आप को बड़ा मानने लग जाती है और एक समुदाय वो अपने आप को अलग मानने लग जाता है कि मैं तो अलग हूं, तो फिर क्या होता है? सामाजिक बंटवारे का रूप ये विभिन्नताएं ले लेती हैं। जैसे आपने देखा नागरिक अधिकार आंदोलन, हमने देखा था, इन्होंने आंदोलन क्यों किया? वैसे ही कोई आंदोलन नहीं करता। इन्होंने आंदोलन ये किया कि हम तो बिल्कुल अलग थलग पड़े हैं, काम तो हम करते हैं लेकिन हम तो बहुत गरीब भी हैं, हमारी शिक्षा भी अच्छी नहीं है, ये जो श्वेत लोग हैं यही अपने चलाए जाते हैं, हमें बिल्कुल दोहन दर्जे का माना गया। तो फिर क्या होता है? बंटवारे का होता है ना। कर ले। अंडरस्टूड? अब बात आती है कि बंटवारे, सामाजिक विभाजन भी दो तरह के होते हैं। जैसे एक तो होता है ओवरलैपिंग, एक होता है क्रॉस कटिंग। अतिच्छादित और प्रतिच्छादित। और अतिच्छादित तो कि बहुत गहरे रूप से उसमें जमा हुआ है, प्रतिच्छादित मतलब कि थोड़ा थोड़ा विभाजन है। ठीक है। अतिच्छादित यानी ओवरलैपिंग सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन का कारण बनते हैं। ओवरलैपिंग, अतिच्छादित जो सामाजिक अंतर है वो सामाजिक विभाजन का कारण बनते हैं। जब हम गहराई से सोचने लगे, नहीं ये मेरा, ये मेरे समुदाय का है, मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का, अतिच्छादित हो जाए, तो अतिच्छादित सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का कारण बनते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताती हूँ मैं, आयरलैंड है। जैसे आयरलैंड में दो धर्मों के लोग, एक ही धर्म के लोग हैं वैसे तो, इस वहां पर ईसाई लोग। ईसाइयों में भी दो वर्ग हैं, एक कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड का उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पर वर्ग और धर्म घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वर्ग और धर्म घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वो अतिच्छादित सामाजिक विभाजन है। कैसे जुड़े हुए हैं? घनिष्ठ रूप से। जैसे कि ईसाई धर्म में दोनों में, ईसाई धर्म में दो वर्ग है, जैसे मुसलमानों में भी दो होते हैं, शिया और सुन्नी, ऐसे ईसाइयों में भी दो वर्ग है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है। जो कैथोलिक लोग हैं वो गरीब है, कैथोलिक सारे ही गरीब है और प्रोटेस्टेंट सारे ही रिच है। तो इनके मन में ये है कि हमारे धर्म के आधार पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और वर्ग और धर्म का यहाँ पर घनिष्ठ संबंध है।
तो जो कैथोलिक है उन्हें तो उत्तरी आयरलैंड में जाना चाहते हैं, जहाँ पे राष्ट्रवादी जो सरकार है वो इनका समर्थन करती है। दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टेंट है उनका झुकाव है ब्रिटेन की तरफ। ब्रिटेन के जो यूनियनिस्ट हैं वो इनकी तरफदारी करते हैं प्रोटेस्टेंट की, और जो उत्तरी आयरलैंड के जो राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट हैं वो तरफदारी करते हैं कैथोलिक की। तो अब ये कैथोलिक कह रहे हैं भाई हम तो यहाँ बहुत गरीबी का जीवन जी रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें दूसरी तरफ मिला दिया जाए। दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट कह रहे हैं कि हमें ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला दिया जाए। तो इस तरह से अतिच्छादित सामाजिक विभाजन है इनके, जो कि उसमें बाद में राष्ट्रवादियों में और यूनियनिस्ट में आपस में समझौता हुआ, तो यहाँ पर शांति कायम हो गई है। अब यहाँ पर कोई ज़्यादा झगड़े नहीं है। फिर दूसरी बात हमारी आती है प्रतिच्छादित। प्रतिच्छादित यानी क्रॉस कटिंग। इससे हमारा अभिप्राय है कि सामाजिक अंतर आमतौर पर जो प्रतिच्छादित सामाजिक अंतर है वो आमतौर पर टकराव की स्थिति में नहीं आते। जैसे हमारे देश में है, जैसे हम सारे क्लास में पढ़ रहे हैं सभी लोग, लेकिन टकराव की स्थिति नहीं है ना। प्रतिच्छादित अंतर तो है, मेरा कल्चर डिफरेंट है, आपका कल्चर डिफरेंट है, तीसरे का कल्चर डिफरेंट है, चौथे का डिफरेंट है, लेकिन हम आपस में एक साथ रह रहे हैं। तो इस प्रकार के अंतर को हम कहेंगे प्रतिच्छादित सामाजिक विभाजन। प्रतिच्छादित सामाजिक अंतर आमतौर पर टकराव की स्थिति में नहीं पहुंचते, तो प्रतिच्छादित इंग्लिश में कहेंगे क्रॉस कटिंग। जैसे नीदरलैंड में है, वहां भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, लेकिन वहां पर जो अमीरी और गरीबी है वो कैथोलिक में अमीर भी है, गरीब भी है, प्रोटेस्टेंट में अमीर भी है, गरीब भी है। तो उनके मन में कभी ये बात आई नहीं कि प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक उनका एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। तो वहां पर वर्ग और धर्म घनिष्ठ रूप से नहीं जुड़े, तो इसलिए वहां पर प्रतिच्छादित जो सामाजिक अंतर है। गॉट इट? समझ गए यहाँ तक? तो आज का हमारा काम रहेगा, पहले तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी वो आपको याद हो गई होगी, इसको कॉपी में लिखना है। जान कार्लोस कौन थे, पीटर नॉर्मन कौन थे, कहाँ के थे, किस लिए इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ये सारी बातें आपने लिखनी है। और उसके बाद हमने देखना है कि अफ्रो अमेरिकी कौन होते हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चलाया गया और कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे ना इसका नेतृत्व। और उसके बाद हमने पढ़ा है असहयोग शक्ति आंदोलन के बारे में, और फिर हमने पढ़ा है कि क्या हमेशा ही जो सामाजिक बंटवारा है वो जन्म पर आधारित होता है, नहीं होता हमेशा ही। आगे हमने पढ़ा है कि सामाजिक विभाजन का रूप ले ले, सारी विविधताएं सामाजिक विभाजन का रूप ले ले, ये भी जरूरी नहीं है। विविधताएं तो बच्चों हर देश में होती हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। कई बार सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि भारत जैसे बड़े देश में विविधताएं होती हैं और छोटे देश में जैसे और भी जैसे बेल्जियम वगैरह है, श्रीलंका, वहाँ पर तो विविधता होती नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, विविधताएं कहीं भी हो सकती है। बेल्जियम का तो हमने उदाहरण ही पढ़ा, वहाँ पे भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर कितनी विविधता थी। तो अगर कोई पूछे कि भारत जैसे देश बड़े देशों में विविधताओं का सामना करना पड़ता, छोटे देशों में नहीं करना पड़ता, तो आप ये कहेंगे ऐसा नहीं है, छोटे देशों में भी विविधताओं का सामना करना पड़ता है। फिर हमने समरूप समाज पढ़ा और फिर सामाजिक बंटवारा कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है ये पढ़ लिया, और अतिच्छादित और प्रतिच्छादित सामाजिक विभाजन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। एक और वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।